नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है। अक्षरा सिंह अब राजनीति करती नजर आएंगी। अक्षरा सिंह जनसुराज से जुड़ेंगी। आज दोपहर 3 बजे अक्षरा जनसुराज से जुड़ जाएंगी। अक्षरा प्रशांत किशोर से प्रभावित है। पीके से मुलाकात के बाद अक्षरा ने यह फैसला लिया है। अक्षरा 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अक्षरा को जनसुराज से टिकट का भरोसा मिला है। अक्षरा अपने समर्थकों के साथ पटना पहुंच रही हैं। अक्षरा सिंह के जनसुराज में शामिल होने की खबर मिलते ही उत्साह देखते बन रहा है। जनसुराज के दफ्तर में तैयारियां शुरू हो गई है। जनसुराज के सदस्य अक्षरा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी नाम अभिनेत्री अक्षरा सिंह आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को ज्वाइन करने वाली हैं। यह तस्वीर जनसुराज पार्टी के कार्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं और अक्षरा सिंह का यहाँ बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब अक्षरा सिंह अपने समर्थकों और प्रशंसकों के साथ इस पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर उनको सदस्यता दिलाएंगे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और अक्षरा सिंह का किस कदर खैर मकदम होगा, हम बात कर लेते हैं जो पार्टी से जुड़े नेता लोग हैं उनसे। किस तरह आप लोग इंतजार कर रहे हैं अक्षरा सिंह का? हम लोग बहुत बेसब्र हैं और बिहार की एक बड़ी नामचीन हस्ती जिन्होंने दुनिया में, देश में अपना नाम कमाया है, श्रीमती अक्षरा सिंह जी, वो आज ज्वाइन कर रही हैं। इससे जनसुराज के सभी कार्यकर्ता गदगद हैं। किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों जिनमें ये जज्बा है कि वो बिहार को बदलने के लिए आतुर हैं, उनका यहाँ स्वागत है जनसुराज परिवार में। और प्रशांत किशोर जी की मंशा के अनुरूप इन सब लोगों का अभिनंदन है। चुनाव भी लड़ेंगे अक्षरा जी? निश्चित, अगर वो लड़ना चाहेंगी तो उनको मौका दिया जाएगा। संजय कुमार ठाकुर जी हैं, उन्होंने बताया कि किस कदर बेसब्री से अक्षरा सिंह का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। तो बिल्कुल वो वक्त आएगा आज दोपहर 3 बजे के बाद जब जनसुराज का दामन थामेंगी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। देखना होगा भविष्य में जनसुराज से जुड़कर वो क्या कुछ करती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जनसुराज के दफ्तर की तैयारी अभी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं और जो जनसुराज के सदस्य हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षरा सिंह की अगर बात करें तो भोजपुरी की जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं। लगातार कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनके फैन फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं और ऐसे में अक्षरा अब भोजपुरी से अब राजनीतिक करियर में एंट्री लेने जा रही है और इसके लिए उन्होंने चुना है जनसुराज को। तो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, ऐसी बात सामने आई और उसके बाद से अक्षरा प्रशांत किशोर से प्रभावित हुई और उसके बाद से उन्होंने फैसला लिया कि वो अब प्रशांत किशोर के साथ काम करेंगी। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अगला जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी अक्षरा मैदान में एज ए कैंडिडेट उतर सकती हैं। तो ये फैसला अक्षरा सिंह का सामने आया और चौंकाने वाला फैसला कि अब भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ वो राजनीति में भी अपने आप को स्थापित करना चाहती है। हालांकि भोजपुरी के कई जो एक्टर हैं वो आज सांसद भी हैं और बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अक्षरा सिंह भोजपुरी की जानी पहचानी नाम, लेकिन अब राजनीतिक करियर में भी वो एंट्री लेने जा रही है और इसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना, जनसुराज को चुना। क्या तैयारियां नजर आ रही है और किस तरीके से उनका स्वागत होना है, कैसे वो जुड़ रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल राहुल, देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान की मोहताज नहीं है आज अक्षरा सिंह, मशहूर फिल्म अभिनेत्री भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, और आज उनके घर पर भी हलचल तेज है। अक्षरा सिंह, मैं आपको बता दूं कि पटना पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में न्यूज 18 से भी वो मुखातिब होंगी। फिलहाल घर में जो है तो तैयारियां चल रही हैं। 3 बजे का वो वक्त है जब वो पहुंचेंगी जनसुराज की पार्टी कार्यालय में और वहां पर जो पार्टी प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, वो उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। एक पिता के तौर पर विपिन सिंह के लिए ये कौन सा क्षण होगा, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। आज अक्षरा सिंह नए जीवन में पदार्पण कर रही हैं राजनीति में बहुत जल्दी नहीं लग रहा है ये कदम उनका आ गया? हाँ, पहले तो न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे तमाम जो भी जुड़े हैं या जुड़ेंगे उनको मेरा प्रणाम। दूसरा, तमाम बिहार वासियों को मेरा प्रणाम, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से जुड़े हों। आज मैं प्रणाम करके उनसे अक्षरा के लिए
आशीर्वचन की उम्मीद करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। और बड़े ही हर्ष का विषय है, मेरे लिए गौरवान्वित का वक्त है कि आज हमारी बेटी, हमारी बच्ची आज एक नए जिंदगी की शुरुआत कर रही है। कलाकारी के साथ साथ वो राजनीति में भी अपना कदम रख रही है। चूंकि हम बिहारवासी हैं, बिहार से जुड़े हैं, यहीं पैदा हुए पले बड़े और लगातार बिहार, यूपी, झारखंड के लिए हम काम करते रहे और बिहार को रिप्रेजेंट हमने कई राज्यों में भी अपने हुनर से, अपने जौहर से लोगों को दिखाया है, बताया है। वो अभिनेत्री से नेत्री बन रही है, क्या आपकी बेटी चुनाव भी लड़ेंगी? देखिए, आज मैं जन स्वराज अभियान से जुड़ने को आतुर हूं, बेताब हूं। मैं 3 बजे इस पार्टी से जुड़ जाऊंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय प्रशांत किशोर जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी विचारधारा, जो हमारे गांधीवादी जो विचारधारा है, सामाजिक समरसता है, जो धर्म, जात, भेदभाव जो भी है, ऊंच नीच, इन सबों को दूर करने के साथ साथ खास करके शिक्षा नीति जो बिहार में बिल्कुल लचर है, उस अभियान के तहत जुड़ करके मुझे भी लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले आपसे भी सलाह मशवरा किया अक्षरा ने? अक्षरा, यही तो खासियत है उस बिहार की लड़की में कि बाप की उंगली जब से थामी वो अल्प आयु से, आज इस अवस्था में भी बाप से हर बातें शेयर करती है, हर दुख सुख शेयर करती है और हर जगह वो अपना आशीर्वचन मेरे से लेती है, जो कि मुझे हमेशा गर्व प्रदान करता है। अच्छा, राजनीति में अब कहाँ उनको देखना चाहेंगे आप? किस पायदान पर देखना चाहेंगे? आज तो वो राजनीति में पदार्पण कर रही हैं। जी, मैं समझता हूँ एक बड़े कलाकार, उसने अपना नाम जिस तरीके से उसने बनाया और बनाने के साथ साथ बिहार का भी जो नाम उसने रोशन किया दूसरे राज्यों में, एक भोजपुरी को लेकर के, उसी तरीके से मेरी ख्वाहिश है कि चलिए, बिल्कुल, तो एक पिता की भी ख्वाहिश हो जाती है कि उनकी बेटी अगर भोजपुरी फिल्मों में अच्छा नाम कर रही है तो राजनीति में भी जब एंट्री हो तो दबदबे के साथ वो एंट्री हो और एक बड़ा मुकाम जो है वो हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने को चुनौती दे दी गई है। पटना हाईकोर्ट में ये चुनौती दी गई है। बिहार में 75% आरक्षण लागू है। नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए भेजी गई है। महाधिवक्ता के कार्यालय में यह याचिका भेजी गई है। तो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है उसको लेकर के चुनौती पटना हाईकोर्ट में दी गई है। बताया जा रहा है कि नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए भेजी गई है। तो बिहार में 75% का आरक्षण लागू है। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया, इस फैसले पर मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अब इस आरक्षण के दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के चुनौती दी गई है। और सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला को बड़ी सौगात दी है। दरभंगा के डीएमसीएच में सीएम नीतीश ने 194 करोड़ की लागत से बने 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया। साथ ही 100 बेड का मातृ शिशु भवन का भी शुभारंभ किया। सीएम ने 2100 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास भी किया। डीएमसीएच परिसर में जल्द बड़ा अस्पताल बनेगा। 2742 करोड़ की लागत से डीएमसीएच और दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि डीएमसीएच के विस्तारीकरण का काम तेजी से हो रहा है। वहीं दरभंगा एम्स को लेकर कहा कि हम तो पहले चाहते थे कि यही बन जाए, लेकिन अब नया जगह देखा गया है, मिट्टी भरकर उसे ऊंचा करके बनाया जाएगा। उसके बन जाने से क्षेत्र का काफी विकास होगा। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि उस जगह के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है। यानी सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि शोभन बाईपास पर ही एम्स बनेगा। हॉस्पिटल पहले करना है जी, इसका और विस्तार हम लोग करने के लिए कर रहे हैं और 250 का भी हो जाएगा। 2500 तो हो जाएगा। और उसमें तो बाकी का 400 का तो ठीक है कर दिया ये लोग, अब बाकी यही सामने में हो जाएगा और काफी ऊंचाई से खूब अच्छा और बन जाएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों का ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पर का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना, तो इसमें पढ़ने वालों की संख्या और न बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में,
तो इसलिए सर राज्य सरकार की वजह से सुपर स्पेशलिटी रुका हुआ है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 3 साल से तैयार है सर। नहीं वो ठीक है सर एम्स कहाँ बनाएंगे सर? एम्स को लेकर सर हमेशा सर आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा कि तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा, तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हम लोग, 4 लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल तक से इतना बढ़िया से, नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से कह रहे हैं काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव DMCH पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से जो 194 करोड़ की लागत से 400 से बेड वाले सर्जिकल ब्लॉक बनाई गई है, उस परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ अलग अलग योजनाओं का जो शिलान्यास है वो किया है। तो सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बिहार के दरभंगा में एम्स को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो काम हो रहे हैं उन कामों का भी जिक्र किया है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि लगातार जमीन को लेकर भी बात चल रही है। एम्स जो है हम चाहते थे कि DMCH में ही बन जाए, लेकिन जो फिलहाल लेट हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है एम्स यहाँ पर बन जाएगा। और जिस तरीके से DMCH में कई जरूरत की चीजें हैं उसका भी निर्माण बहुत जल्द होगा। तो कहीं न कहीं बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नीतीश कुमार ने तौर पे कह दिया है कि विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। खासकर जब DMCH पहुंचे हैं तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही साथ एक जो सर्जरी विभाग है, इस सर्जरी विभाग का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके बाद नीतीश कुमार जो है अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुजफ्फरपुर के DMCH में नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर विशेष जो उद्घाटन कार्यक्रम था उसमें शामिल वो हुए हैं। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही सर्जरी विभाग का उद्घाटन किया है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए आम लोगों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्य में OPD की सेवा अब दोपहर बाद भी उपलब्ध हो पाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया है, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दोपहर बाद OPD सेवा जारी रहेगी। सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में सुविधा मिलेगी। सुबह में 8 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक आप OPD के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोपहर में 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन का वक्त होगा। वहीं सुबह की अगर बात करें तो 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक OPD चलेगा। वहीं दोपहर 3 बजे से अब शाम 5 बजे तक OPD चलेगा। OPD सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए आप 104 टोल फ्री नंबर पर भी बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो अब दोपहर बाद भी OPD सेवा मिलेगा। और खास करके उन मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा जो दूर से आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किया जा चुका है, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दोपहर बाद OPD सेवा मुहैया होगी। बता दें कि सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में भी ये सुविधा मिलेगी, जिसमें आपको दोपहर बाद भी आप OPD सेवा ले सकते हैं। सुबह में 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का रजिस्ट्रेशन का वक्त रखा गया है। वहीं दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन का वक्त रखा गया है। और अगर बात कर ले अब OPD सेवा कब तक जारी रहेगी, तो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और फिर इसकी जो दूसरी पाली होगी वो दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की होगी। तो इस दौरान आपको OPD सेवा मिल जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर गया से, जहां जहर खाने के मामले में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई है। 3 युवती का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि औरंगाबाद में एक साथ 4 युवती ने जहर खा लिया था। 2 सगी बहन समेत 4 युवतियों ने किसी बात ने को लेकर के वो उलझ गई, सल्फास की गोली खा ली। घटना औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के संडा गांव की है। जहर खाने वाली युवतियों में 2 सगी बहनें 18 साल की रिया कुमारी और लकी कुमारी है, जबकि 18 साल की पूनम कुमारी और नंदनी कुमारी ने भी जहर खाया है।
लकी कुमारी की मौत इलाज के दौरान मगध मेडिकल अस्पताल में हो गई। हालांकि जहर की गोली खाने की वजह क्या है, ये परिवार वालों को भी पता नहीं है। बताया जा रहा है कि चारों का आपस में विवाद हुआ था, इसके बाद सबने जहर खा लिया। बिहार में पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अन्य बड़े महानगरों से भी ज्यादा प्रदूषण पटना में बढ़ गया है। यह स्थिति सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के कई जिलों की है। सरकार की तरफ से इसके लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और ऐसे में कई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां सामने आ रही है, खास करके सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ऐसे में अब डॉक्टर्स भी सतर्कता बरतने की अपील लगातार कर रहे हैं और खास करके पटना की हवा सबसे ज्यादा खराब है। लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिहार ने दिल्ली को भी पछाड़ दिया है प्रदूषण के मामले में। जो प्रदूषण का आंकड़ा है वह लगभग 250 से भी ऊपर जो उसका स्तर है वो पहुंच चुका है। और पटना की यदि हम बात करें तो पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ सीमांचल की बात कर ले या अन्य जिलों की बात कर ले तो वहां भी प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि दीपावली और तमाम जो त्योहार है उसके बाद थोड़ा प्रदूषण का स्तर ठीक होगा, लेकिन लगातार उसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन उसमें नाकामी मिल रही है। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जो डीजल इंजन की गाड़ियां हैं वो लगातार चल रही हैं। उसके लिए सरकार ने मानक तय किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उसको लेकर के सजगता नहीं दिखाई दे रही है। नगर निगम के द्वारा भी पानी का फुहारा चलाया जा रहा है, लेकिन उसका भी असर नहीं दिख रहा है। निर्माण कार्यों को लेकर के भी कई निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कमोबेश स्थिति ऐसी है कि डॉक्टर अब यह कह रहे हैं कि यदि आप पटना में चल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जहरीली हवा आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि यदि आप घर से निकलते हैं तो प्रदूषण आपको साफ तौर पर आपके सांसों से आपके शरीर में जाता नजर आएगा। और खास तौर पर व्यवस्थाएं तो कई की गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत असर अभी तक नहीं हुआ है प्रदूषण के रोकथाम के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के प्रसिद्ध सामस विष्णु धाम मंदिर के निर्माण में 3 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने 77 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए, जबकि 2007 से 2023 तक सनातनी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने दान में सामग्री सहित नगद राशि के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपए दिए, जिसमें धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 करोड़ 81 लाख रुपए ही व्यय करने की लेखा जोखा विष्णु धाम समिति को उपलब्ध कराई। इसी सवाल पर आय और व्यय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। निवर्तमान सदस्यों ने स्थापना के समय से बने अध्यक्ष पर 3 करोड़ राशि गबन का आरोप लगा दिया है। शेखपुरा का ये प्रसिद्ध विष्णु धाम है, इसी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश दुनिया के लोग भी जानते, काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी 2007 में अप्रूव्ड हुआ था धार्मिक न्यास बोर्ड से, इस कमेटी में कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है करोड़ रुपया के गबन का बात उठाई जा रही है। कई सदस्यों ने भी सवाल उठाया। तो कमेटी के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं और उनके जो सहपाठी हैं उन लोगों ने इनको हटा दिया गया है। आखिर क्या सवाल है, आखिर क्यों ये गबन का मामला उठा है, ये हम जानते हैं। यहाँ के लोग हैं और सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी पूरी आस्था थी कि इस मंदिर का बेहतर निर्माण हो ताकि देश और दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आए। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर क्या बना है, वीरेंद्र जी बताइए क्या स्थिति बनी है। और आप लोगों ने बहुत श्रद्धा से इस मंदिर को निर्माण में विष्णु धाम में 17 से फिर मेरा आवाज़ उठने लगा कि भाई जो भी आमदनी आय और व्यय होता है सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी बात, ना आमदनी का पता चलता है ना व्यय का पता चलता है। और जब सालाना मेला का समय आता है तो सबसे चंदा तहसील रहता है। मैं हिसाब कह रहा हूँ कि हर एक 3 महीना पर आप मेंबर के साथ बैठ करके 3 महीने का आय और व्यय का हिसाब दीजिए। लगता है कितना घोटाला हुआ होगा, क्या अंदाजा? लगभग 3 करोड़, कम नहीं है अगर हिसाब किताब किया जाए। हम लोग अब बैठेंगे नहीं। धार्मिक न्यास बोर्ड अखिलेश्वर जैन से हम मांग करेंगे कि आपकी क्या रूल्स है, कितना दिन कोई अध्यक्ष रहेगा। अगर कोई मुख्यमंत्री रहता है तो 5 साल के लिए रहता है, क्या 31 साल से अध्यक्ष है? जब उनको शुरू से लेकर अंत तक हिसाब जब नहीं दिखाया गया या नहीं देखे हैं तो उनको कैसे पता है कि कितना करोड़ का घाटा आय है, व्यय है, कितना घोटाला हुआ? ये तो इसी पता चलता है, उनके बोलिए से पता चल जाता है कि कोई उनको जानकारी
का अभाव है। 7 से कमेटी बनी थी जो अध्यक्ष बने, अभी 2023 तक लगातार बने हुए हैं। उसके बाद भी जो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा रहा है। सवाल भी उठना लाजमी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। धार्मिक न्यास बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो निर्माण का, इस भव्य मंदिर बनने का जो निर्माण है उसका रास्ता साफ हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। छपरा में एक विवाह समारोह में बारातियों के बीच हेलमेट बांटे गए। दरअसल भेल्दी थाना क्षेत्र के पैगा मित्रसेन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार की बेटी की शादी थी। बेटी की शादी के दौरान यहां आए बारातियों के बीच हेलमेट वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया। शादी में पहुंचे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी इस प्रयास की सराहना की और कहा कि लोगों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। खगड़िया स्टेशन का एक वीडियो सामने आया। इसमें यात्रियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये समस्तीपुर से पूर्णिया जा रही ट्रेन जानकी एक्सप्रेस में है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन में भीड़ होने के कारण एक महिला अपने बच्चे को लेकर किस तरह चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है। ट्रेन खुल चुकी है, एक बार में ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई, फिर प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है और फिर देखिए किस तरह से सामान के साथ ट्रेन पर वो चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ट्रेन जैसे ही कुछ दूर जाकर रुकती है, लोग ट्रेन के नीचे से कैसे आना जाना कर रहे हैं। यदि अचानक ट्रेन खुलती है तो लोगों की जान भी जा सकती है। 2 तस्वीरें सामने आई है और इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक जिसमें आप जान भी गंवा सकते हैं। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला कैसे ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक बार 2 बार में वो नहीं चढ़ पाती है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेन पर चढ़ने। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रेन के नीचे से ट्रैक पार करते हुए ये यात्री नजर आ रहे हैं और ये महिला इस बोगी में चढ़ती हुई नजर आ रही है और ट्रेन जो है वो खुल चुकी होती है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे बिल्कुल भी ट्रेन पर सवार नहीं हो, क्योंकि आपकी जान जा सकती है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो 2 तस्वीरें खगड़िया से और बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है जहां पर ट्रेन के नीचे से कहीं लोग आ जा रहे हैं तो कहीं चलती ट्रेन पर ही लोग सवार होना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद से न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि हड़बड़ी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। चलती ट्रेन में चढ़ना और उतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।